गांव के किनारे बसे छोटे से कस्बे रामपुर में एक बहुत बड़ा और सम्मानित परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया थे ठाकुर रघुवीर सिंह। उनके पास खेत खलिहान, पशु, पैसा और समाज में बहुत इज्जत थी। लोग उनके घर को हवेली कहते थे। हवेली में हर सुख सुविधा मौजूद थी, लेकिन उस घर में एक ऐसी कहानी जन्म लेने वाली थी जिसे सुनकर पूरे इलाके के लोगों की सोच बदलने वाली थी। रघुवीर सिंह के दो बेटे थे। बड़ा बेटा विक्रम शहर में पढ़ा लिखा था और छोटा बेटा अजय सीधा सादा लेकिन मेहनती था। जब अजय की शादी की बात चली तो रघुवीर सिंह ने सोचा कि किसी बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़की लानी चाहिए। लेकिन एक दिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि अजय की मुलाकात एक गरीब किसान की बेटी सरिता से हो गई। सरिता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने केवल 8वीं तक पढ़ाई की थी। गांव के लोग उसे गंवार कहते थे क्योंकि वह शहर की लड़कियों की तरह बोलना, पहनना और दिखावा करना नहीं जानती थी। लेकिन उसके अंदर ईमानदारी, संस्कार और मेहनत का ऐसा खजाना था जिसे कोई नहीं देख पाता था। अजय को सरिता पसंद आ गई। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। रघुवीर सिंह नाराज हो गए। इतनी बड़ी हवेली की बहू एक गंवार लड़की बनेगी? लोग क्या कहेंगे? लेकिन अजय अपने फैसले पर अड़ा रहा। आखिरकार मजबूरी में रघुवीर सिंह ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के दिन पूरे गांव में चर्चा थी। देखना, यह बहू इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। अरे, इसे तो ढंग से बात करना भी नहीं आता। ठाकुर साहब ने पता नहीं क्या सोचकर इसे बहू बना लिया। सरिता सब सुन रही थी। उसके दिल में दर्द था लेकिन उसने किसी को जवाब नहीं दिया। शादी के बाद जब वह हवेली में आई तो उसकी परीक्षा शुरू हो गई। सास सावित्री देवी हर बात पर ताना मारती। अरे बहू, चम्मच ऐसे नहीं रखते। तुम्हें यह भी नहीं पता कैसी गंवार लड़की है। जेठानी पूजा भी उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन हवेली में शहर से बड़े मेहमान आए। सभी लोग बैठक में बैठे थे। सरिता चाय लेकर आई। घबराहट में उसके हाथ से एक कप गिर गया। बस फिर क्या था? पूजा जोर जोर से हंसने लगी। देखा मम्मी जी, मैंने कहा था ना, यह लड़की हमारी नाक कटवाएगी। सब लोग मुस्कुरा रहे थे। सरिता की आंखों में आंसू आ गए लेकिन उसने सिर झुका लिया। रात को अजय ने उसे समझाया, लोग जो भी कहें, तुम हिम्मत मत हारना। सरिता ने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगी कि एक दिन सबका दिल जीत लूं। समय बीतने लगा। सरिता सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, पशुओं की देखभाल करती, खेतों में मजदूरों के लिए खाना बनाती और रात सबसे आखिर में सोती। लेकिन फिर भी उसे सम्मान नहीं मिलता था। एक दिन गांव में भयंकर बारिश हुई। नदी उफान पर थी। कई खेत डूब गए। ठाकुर साहब के खेतों को भी भारी नुकसान हुआ। हवेली में चिंता छा गई। रघुवीर सिंह बार बार हिसाब लगा रहे थे। अगर यही हाल रहा तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। उसी रात सरिता चुपचाप आंगन में बैठी सोच रही थी। उसे अपने पिता की बातें याद आ रही थी। उसके पिता कहा करते थे, खेती केवल जमीन से नहीं होती बेटी, समझदारी से होती है। अगली सुबह सरिता ने हिम्मत करके रघुवीर सिंह से कहा, बाबूजी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूं? रघुवीर सिंह हंस पड़े। तुम खेती सिखाओगी मुझे? आसपास बैठे लोग भी हंसने लगे। लेकिन सरिता ने हार नहीं मानी। उसने खेतों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताईं जो किसी ने नहीं सोची थी। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया।
लेकिन कुछ दिन बाद जब उसकी बताई हुई बातों पर अमल किया गया तो नुकसान कम होने लगा। रघुवीर सिंह हैरान थे। उन्हें पहली बार लगा कि शायद यह लड़की उतनी साधारण नहीं जितनी दिखती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हवेली के अंदर एक और खेल चल रहा था। एक ऐसा राज जो कई सालों से दबा हुआ था। एक रात सरिता पानी लेने उठी। तभी उसने आंगन के पीछे वाले पुराने कमरे से कुछ आवाजें सुनी। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर जेठानी पूजा किसी अनजान आदमी से बात कर रही थी। सरिता ने ध्यान से सुनने की कोशिश की। उस आदमी ने कहा, जल्दी फैसला करो। अगर ठाकुर साहब को सब पता चल गया तो बहुत देर हो जाएगी। पूजा घबराई हुई थी। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी सही समय नहीं आया। सही समय का इंतजार मत करो, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बात किस चीज की हो रही है। अचानक उसके पैर से एक सूखी लकड़ी टूट गई। चर्र! आवाज सुनकर दोनों चौंक गए। कौन है वहां? पूजा तेजी से बाहर दौड़ी। सरिता डरकर अंधेरे में छिप गई। उस रात वह पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह से उसका मन बेचैन था। आखिर पूजा किस बात को छिपा रही थी? वह आदमी कौन था? और ठाकुर साहब से कौन सा राज छुपाया जा रहा था? कुछ दिनों बाद सरिता ने देखा कि हवेली के पुराने दस्तावेजों वाला कमरा कई बार चुपके चुपके खोला जा रहा है। जब भी वह वहां पहुंचती, कोई न कोई जल्दी से बाहर निकल जाता। एक दिन उसने देखा कि पूजा एक पुरानी फाइल लेकर अपने कमरे में जा रही है। सरिता को शक और गहरा हो गया। उसी शाम गांव के बुजुर्ग हरिराम चाचा हवेली आए। उनकी उम्र लगभग 80 साल थी। वे रघुवीर सिंह के पिता के समय से इस परिवार को जानते थे। चाय पीते समय अचानक उन्होंने सरिता को देखा और कुछ देर तक उसे ध्यान से निहारते रहे। फिर बोले, बहू, तुम्हारा चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है। सरिता मुस्कुराई। चाचा जी, शायद किसी और से मिलता होगा। लेकिन हरिराम चाचा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने रघुवीर सिंह की तरफ देखा। फिर धीमी आवाज में कहा, ठाकुर साहब, मुझे लगता है अब वह बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। रघुवीर सिंह का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सरिता समझ गई कि कोई बहुत बड़ा रहस्य है जो वर्षों से दबा हुआ है। लेकिन उससे पहले कि हरिराम चाचा कुछ और कहते, बाहर से एक नौकर भागता हुआ आया। मालिक, बड़ी मुसीबत हो गई। सब लोग घबराकर उठ खड़े हुए। नौकर हांफते हुए बोला, पुराने गोदाम में आग लग गई है और अंदर कोई फंसा हुआ है। और यह सुनते ही सरिता बिना कुछ सोचे आग की तरफ दौड़ पड़ी। सरिता पूरी ताकत से गोदाम की तरफ दौड़ रही थी। पीछे पीछे हवेली के लोग और गांव वाले भी भाग रहे थे। दूर से ही आग की लपटें आसमान को छूती दिखाई दे रही थी। सूखी लकड़ियों और भूसे से भरे उस पुराने गोदाम में आग तेजी से फैल रही थी। लोग बाल्टियों से पानी डाल रहे थे, लेकिन आग जैसे किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थी। कोई अंदर मत जाना, रघुवीर सिंह जोर से चिल्लाए। लेकिन तभी अंदर से किसी के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। भीड़ सहम गई। कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सरिता ने चारों तरफ देखा। एक बूढ़ा मजदूर रो रहा था, मेरा बेटा अंदर है, कोई मेरे बेटे को बचा लो। सरिता ने एक पल भी नहीं सोचा।
उसने पास पड़ी गीली चादर अपने शरीर पर लपेटी और आग के बीच दौड़ पड़ी। बहू! नहीं! सावित्री देवी चीख उठी। लेकिन तब तक सरिता धुएं और आग के बीच गायब हो चुकी थी। अंदर का दृश्य भयानक था। चारों तरफ धुआं ही धुआं। सांस लेना मुश्किल। आंखें जल रही थी। लेकिन सरिता लगातार आवाज की दिशा में बढ़ती गई। कुछ देर बाद उसे एक युवक दिखाई दिया जो भारी लकड़ी के नीचे दबा पड़ा था। वह बेहोश होने वाला था। सरिता ने पूरी ताकत लगाकर लकड़ी हटाई। उसके हाथ जल गए, त्वचा छिल गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किसी तरह उस युवक को सहारा देकर बाहर ले आई। जैसे ही दोनों बाहर निकले, भीड़ तालियों और जयकारों से गूंज उठी। पहली बार लोगों की नजरों में सरिता के लिए सम्मान दिखाई दिया। जिस बहू को कल तक गंवार कहा जाता था, आज वही सबकी जान बचाने वाली बन गई थी। लेकिन उसी रात एक और अजीब घटना हुई। आग बुझने के बाद गोदाम की राख में कुछ कागजात मिले। वे पुराने दस्तावेज थे। उन्हें देखकर रघुवीर सिंह का चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत कागज छुपा लिए। सरिता ने दूर से यह सब देखा। उसके मन में फिर वही सवाल उठने लगे। आखिर कौन सा राज है जिसे हर कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है? उस रात सरिता को नींद नहीं आई। आधी रात को उसे हवेली के पीछे वाले हिस्से से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह चुपचाप बाहर निकली। चांदनी रात थी। उसने देखा कि पूजा किसी से मिलने जा रही है। सरिता धीरे धीरे उसका पीछा करने लगी। हवेली से दूर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे वही रहस्यमय आदमी खड़ा था जिसे उसने पहले देखा था। दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। सरिता पेड़ के पीछे छिपकर सुनने लगी। आदमी बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। वह लड़की जितना हम सोच रहे थे उससे ज्यादा समझदार निकली। पूजा घबराकर बोली, मैं संभाल लूंगी। अगर उसने सच जान लिया तो सब खत्म हो जाएगा। उसे कुछ पता नहीं चलेगा। तुम भूल रही हो, हरिराम बूढ़ा अभी जिंदा है। अगर उसने मुंह खोल दिया तो सालों पुराना राज सामने आ जाएगा। सरिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय अचानक उसके पीछे किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया। वह डरकर पलटी। सामने हरिराम चाचा खड़े थे। उन्होंने होंठ पर उंगली रखकर इशारा किया। चुप। सरिता कुछ समझ नहीं पा रही थी। हरिराम चाचा उसे वहां से दूर ले गए। काफी दूर जाने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली। बहू, तुम जिस सच के पीछे भाग रही हो, वह बहुत खतरनाक है। सरिता ने पूछा, आखिर कौन सा सच? हरिराम चाचा की आंखें भर आईं। जिस परिवार को तुम अपना समझ रही हो, उसके अतीत में ऐसा तूफान छिपा है जो सब कुछ बदल सकता है। क्या मतलब? तुम्हारी इस हवेली में आने की वजह केवल शादी नहीं है। सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कुछ समझी नहीं। हरिराम चाचा ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर करीब 25 साल पुरानी थी। उस तस्वीर में रघुवीर सिंह, उनकी पत्नी और एक छोटी बच्ची खड़ी थी। सरिता की नजर उस बच्ची पर गई। उसका चेहरा देखकर वह सन्न रह गई। वह बच्ची बिल्कुल उसकी तरह दिख रही थी, एकदम हूबहू। सरिता की सांसें रुकने लगी। ये कौन है? हरिराम चाचा की आंखों से आंसू निकल पड़े। यही तो वह सवाल है जिसका जवाब पूरे रामपुर की किस्मत बदल सकता है। सरिता तस्वीर को घूरती रह गई। उसे लग रहा था जैसे दुनिया उसके चारों तरफ घूम रही हो।
तभी अचानक अंधेरे से किसी ने जोर से हरिराम चाचा के सिर पर वार कर दिया। धड़ाम! वे जमीन पर गिर पड़े। सरिता चीख उठी, चाचा जी! लेकिन हमला करने वाला व्यक्ति तस्वीर छीनकर भाग चुका था। सरिता केवल उसकी परछाई देख पाई। वह परछाई हवेली की तरफ भाग रही थी और सरिता को पहली बार महसूस हुआ कि इस कहानी में वह केवल एक बहू नहीं, बल्कि उस रहस्य का हिस्सा है जिसे कोई भी सामने नहीं आने देना चाहता। सरिता बिना समय गंवाए उस परछाई के पीछे दौड़ पड़ी। रात का सन्नाटा, चारों तरफ फैला अंधेरा और तेज धड़कता हुआ दिल, उसे कुछ भी रोक नहीं पा रहा था। उसके मन में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर वह तस्वीर क्या थी और वह बच्ची उससे इतनी मिलती जुलती क्यों थी। पीछे हरिराम चाचा घायल हालत में पड़े कराह रहे थे, लेकिन सरिता जानती थी कि अगर आज वह आदमी हाथ से निकल गया तो शायद सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। वह तेजी से हवेली की तरफ भागी। परछाई मुख्य दरवाजे से नहीं, बल्कि पीछे के पुराने हिस्से में घुसी थी, जहां वर्षों से कोई नहीं जाता था। हवेली का वह हिस्सा हमेशा बंद रहता था। गांव के लोग कहते थे कि वहां पुराने जमाने की चीजें रखी हैं। सरिता वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा है। वह दौड़कर अंदर घुस गई। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। हवा में अजीब सी सीलन थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। वह हैरान रह गई। अभी अभी कोई यहाँ आया था, फिर गया कहाँ? उसी समय उसकी नजर फर्श पर पड़ी। एक भारी अलमारी थोड़ी सी खिसकी हुई थी। सरिता का शक बढ़ गया। उसने पूरी ताकत लगाकर अलमारी को धक्का दिया। अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे से दरवाजा खोला। अंदर पत्थरों की सीढ़ियां नीचे जा रही थी। सरिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हवेली के नीचे कोई तहखाना होगा। वह हिम्मत करके नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ रहा था। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि वहां कई पुराने संदूक रखे थे, कुछ टूटे हुए, कुछ बंद। एक कोने में लालटेन जल रही थी, मतलब अभी कुछ देर पहले कोई यहाँ मौजूद था। सरिता धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी उसकी नजर एक खुले संदूक पर पड़ी। उसके अंदर पुराने कागज और फाइलें थी। वह उन्हें देखने लगी। पहली फाइल में हवेली की जमीनों का रिकॉर्ड था, दूसरी में पुराने मुकदमों के कागज, लेकिन तीसरी फाइल देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। उस पर लिखा था, गोपनीय। उसने फाइल खोली। पहले पन्ने पर एक बच्ची की तस्वीर लगी थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही शक्ल। सरिता जैसे पत्थर बन गई। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, आराध्या। सरिता ने कभी यह नाम नहीं सुना था। फाइल के अगले पन्ने पर लिखा था, दिनांक 17 जुलाई। उसके आगे की लिखावट धुंधली थी। तभी ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। कोई तेजी से नीचे उतर रहा था। सरिता घबरा गई। उसने जल्दी से फाइल उठाई और एक बड़े संदूक के पीछे छिप गई। कुछ ही पल बाद दो लोग नीचे आए। एक आवाज पूजा की थी, दूसरी उसी रहस्यमय आदमी की। आदमी गुस्से में बोला, तस्वीर कहाँ है? मुझे क्या पता, पूजा बोली। अगर वह तस्वीर बहू के हाथ लग गई तो सब खत्म हो जाएगा। वह इतना नहीं जानती, तुम उसे कम समझ रही हो। सरिता सांस रोके सब सुन रही थी। आदमी ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। सालों पहले जो गलती हुई थी,
उसकी कीमत अब सबको चुकानी पड़ेगी। लेकिन सच सामने नहीं आना चाहिए। सच एक दिन खुद रास्ता बना लेता है। यह सुनकर सरिता और उलझ गई। सालों पहले ऐसी कौन सी गलती हुई थी और उसका उससे क्या संबंध था? कुछ देर बाद दोनों ऊपर चले गए। सरिता बाहर निकली। उसने फिर फाइल उठाई, लेकिन तभी एक पन्ना नीचे गिर गया। उस पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, बच्ची को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। परिवार को उसकी मृत्यु की सूचना दे दी गई है। सरिता की आंखें फैल गईं। मतलब कोई बच्ची जिंदा थी, लेकिन सबको बताया गया कि वह मर चुकी है। क्यों? किस लिए? और वह बच्ची कौन थी? तभी उसे फाइल के आखिरी हिस्से में एक नाम दिखाई दिया। वह नाम देखकर उसका पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि उस दस्तावेज पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर थे, रघुवीर सिंह। सरिता को विश्वास ही नहीं हुआ। क्या उसके ससुर किसी बड़े रहस्य में शामिल थे? क्या उन्होंने किसी बच्ची को उसके परिवार से अलग किया था? या इसके पीछे कोई और सच्चाई थी? हजारों सवाल उसके मन में घूम रहे थे। उसी समय तहखाने की दीवार के पीछे से किसी बच्चे के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। सरिता चौंक गई। उसने कान लगाकर सुना। हाँ, वह सचमुच किसी बच्चे के रोने की आवाज थी। लेकिन यह कैसे संभव था? हवेली के नीचे इस बंद तहखाने में बच्चा कहां से आ सकता था? उसने दीवार को ध्यान से देखा। पत्थरों के बीच एक छोटा सा लोहे का कुंडा लगा हुआ था। सरिता ने उसे खींचा। धीरे धीरे दीवार सरकने लगी और उसके पीछे जो दिखाई दिया, उसे देखकर सरिता की आंखें भय और हैरानी से फैल गईं। दीवार धीरे धीरे सरकती गई। पत्थरों के रगड़ने की आवाज पूरे तहखाने में गूंजने लगी। सरिता का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था मानो उसकी धड़कनें ही किसी को बुला लेंगी। उसने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और सामने देखा। दीवार के पीछे एक लंबा और संकरा रास्ता था। रास्ता बिल्कुल अंधेरा था। बच्चे के रोने की आवाज वहीं से आ रही थी। सरिता ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगी। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वह एक छोटे कमरे तक पहुंची। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उसने अंदर झांका, वह हैरान रह गई। कमरे में कोई बच्चा नहीं था। वहां एक पुराना झूला रखा था जो अपने आप हिल रहा था। चर चर चर। उस झूले की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। सरिता की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह धीरे धीरे झूले के पास गई। झूले में एक पुराना कंबल रखा था। कंबल के अंदर कुछ था। उसने कांपते हाथों से कंबल हटाया। अंदर एक छोटी सी चांदी की पायल रखी थी। पायल देखते ही सरिता का चेहरा बदल गया, क्योंकि ठीक वैसी ही दूसरी पायल उसके पास बचपन से थी। वह पायल उसकी माँ ने उसे दी थी और कहा था, बेटी, यह तेरी सबसे कीमती निशानी है, इसे कभी मत खोना। सरिता के हाथ कांपने लगे। क्या यह केवल संयोग था, या फिर इस पायल का उस रहस्य से कोई संबंध था? उसी समय उसे कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की पेटी दिखाई दी। पेटी पर धूल जमी थी। उसने पेटी खोली। अंदर कुछ पुराने खिलौने, बच्चों के कपड़े और एक डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी प्यारी आराध्या के नाम। सरिता की सांसें रुक गईं। वही नाम, आराध्या। वह तेजी से पन्ने पलटने लगी।
डायरी किसी माँ ने लिखी थी। उसमें एक एक दिन का जिक्र था। कैसे आराध्या पैदा हुई, कैसे वह मुस्कुराती थी, कैसे पहली बार चलना सीखी, कैसे पूरा परिवार उससे प्यार करता था। सरिता की आंखें नम हो गईं। लेकिन फिर अचानक लिखावट बदल गई। एक पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मुझे डर लग रहा है, कोई मेरी बच्ची को मुझसे छीन लेना चाहता है। अगले पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी को सच जरूर बताना। सरिता के हाथ कांपने लगे। उसने अगला पन्ना पलटा, लेकिन वह पन्ना फाड़ा हुआ था। फिर दूसरा पन्ना, वह भी गायब। तीसरा, वह भी नहीं। लगभग 10 पन्ने फाड़े जा चुके थे, जैसे किसी ने जानबूझकर कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मिटा दिया हो। तभी अचानक पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। सरिता घबराकर पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उसने राहत की सांस ली और डायरी उठाकर बाहर निकलने लगी। तभी किसी ने पीछे से फुसफुसाकर कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सरिता का खून जैसे जम गया। वह बिजली की तरह पलटी। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में अजीब सी चमक। सरिता ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। आप कौन हैं? बूढ़ी औरत कुछ देर उसे देखती रही। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। इतने साल बाद सरिता समझ नहीं पाई। क्या मतलब? औरत धीरे धीरे उसके पास आई। उसने कांपते हाथों से सरिता के चेहरे को छुआ। फिर रोते हुए बोली, तू बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। सरिता जैसे पत्थर बन गई। मेरी माँ? हाँ, आप मेरी माँ को जानती हैं? बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। मैं केवल जानती नहीं थी, मैं सब कुछ जानती हूँ। तो बताइए मैं कौन हूँ? औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक ऊपर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सरिता, बहू, कहाँ हो तुम? यह अजय की आवाज थी। उसके साथ कई लोग भी थे। बूढ़ी औरत का चेहरा अचानक डर से भर गया। नहीं, क्या हुआ? उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। क्यों? क्योंकि जिस दिन उन्हें पता चल गया, उसी दिन मेरा अंत हो जाएगा। सरिता और उलझ गई। कौन मारना चाहता है आपको? बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा। वही लोग जो सालों पहले आराध्या को दुनिया से गायब कर चुके हैं। सरिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या आराध्या जिंदा है? बूढ़ी औरत ने सीधे उसकी आंखों में देखा। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, आराध्या जिंदा है। सरिता की सांसें थम गईं। कहाँ है वह? बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और उंगली सीधा सरिता की तरफ कर दी। सरिता के हाथ से डायरी छूटकर जमीन पर गिर गई। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय खुद रुक गया हो। और तभी ऊपर तहखाने के दरवाजे के खुलने की तेज आवाज आई। कोई नीचे उतर रहा था और इस बार कदमों की आहट सुनकर बूढ़ी औरत के चेहरे पर ऐसा डर दिखाई दिया, मानो वह व्यक्ति इस रहस्य का सबसे खतरनाक हिस्सा हो। तहखाने की सीढ़ियों से किसी के भारी कदमों की आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। ठक, ठक, ठक। हर कदम के साथ बूढ़ी औरत का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ता जा रहा था।
सरिता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह किससे इतना डर रही है। कौन आ रहा है? सरिता ने धीरे से पूछा। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो इस बार मैं बच नहीं पाऊंगी। लेकिन वह है कौन? बूढ़ी औरत कुछ बोल पाती उससे पहले ही सीढ़ियों के पास रोशनी दिखाई देने लगी। किसी ने लालटेन जलाई हुई थी। सरिता ने तुरंत बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और उसे कमरे के पीछे बने एक संकरे रास्ते में छिपा दिया। कुछ ही क्षण बाद वह व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। सरिता ने दीवार की ओर से झांका और उसे देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वह कोई और नहीं बल्कि हवेली का पुराना मुनीम गोकुलदास था। वही गोकुलदास जो पिछले 20 वर्षों से ठाकुर परिवार का सबसे भरोसेमंद आदमी माना जाता था। गांव में उसकी छवि एक ईमानदार और सीधा साधा इंसान की थी, लेकिन इस समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर जमीन पर पड़ी डायरी को देखा। उसका चेहरा बदल गया। तो आखिर कोई यहाँ तक पहुंच ही गया। वह बुदबुदाया। सरिता सांस रोके खड़ी रही। गोकुलदास ने डायरी उठाई और तेजी से उसके पन्ने पलटने लगा। फिर गुस्से में बोला, नहीं, नहीं, यह नहीं होना चाहिए था। तभी उसके पीछे से एक और आवाज आई। क्या मिला? सरिता ने झांक कर देखा और इस बार उसका दिल जैसे रुक गया। कमरे में आने वाला दूसरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जेठानी पूजा थी। दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे बात कर रहे थे जैसे वर्षों से कोई बड़ा राज साझा कर रहे हों। पूजा ने पूछा, कहीं बहू को कुछ पता तो नहीं चला? गोकुलदास ने सिर हिलाया। मुझे शक है। अगर उसे सच पता चल गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सरिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ चुकी थी कि मामला केवल एक पारिवारिक रहस्य नहीं बल्कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसी समय बूढ़ी औरत का पैर फिसल गया। एक छोटा पत्थर लुढ़क कर बाहर आ गया। टक! आवाज सुनते ही गोकुलदास चौकन्ना हो गया। कौन है वहां? वह तेजी से उस दिशा में बढ़ा। सरिता ने बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और अंधेरे रास्ते में भागने लगी। पीछे से गोकुलदास चिल्लाया, रुको! लेकिन दोनों भागती रहीं। संकरा रास्ता बहुत लंबा था। कई मोड़ आते गए। आखिरकार वे एक पुराने कुएं के पास बाहर निकली। यह हवेली से काफी दूर खेतों के बीच का इलाका था। दोनों हाँफ रही थी। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अब और नहीं भाग सकती। सरिता उसके पास बैठ गई। अब मुझे सब सच बताइए। बूढ़ी औरत कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आज से 25 साल पहले ठाकुर हवेली में एक बच्ची पैदा हुई थी। आराध्या? हाँ, और वह मैं हूं। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। सरिता की आंखें नम हो गईं। लेकिन मुझे मेरे माँ बाप ने जिन्हें तुम माँ बाप समझती हो, उन्होंने तुम्हें पाला जरूर है, लेकिन जन्म नहीं दिया। सरिता का पूरा शरीर कांप उठा। फिर मेरे असली माता पिता कौन है? बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा। तुम्हारी माँ का नाम मीरा था। और पिता? बूढ़ी औरत कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखें भर आईं। तुम्हारे पिता। अचानक दूर से घोड़ों की टापों जैसी आवाज सुनाई दी। धड़-धड़, धड़-धड़, धड़-धड़। बूढ़ी औरत का चेहरा फिर डर से भर गया। वे लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। सरिता ने पीछे मुड़कर देखा।
कई टॉर्चों की रोशनी खेतों में इधर-उधर घूम रही थी। कोई उन्हें तलाश रहा था। बूढ़ी औरत ने जल्दी से अपनी गर्दन से एक पुराना ताबीज उतारा। इसे रख लो। यह क्या है? इसमें तुम्हारी पूरी पहचान छिपी है। लेकिन अगर मैं जिंदा रही तो बाकी सच भी बता दूंगी। इतना कहकर उसने ताबीज सरिता के हाथ में रख दिया। तभी अचानक अंधेरे में एक गोली चलने की आवाज गूंजी। धाय! गोली की आवाज सुनते ही पक्षियों का झुंड आसमान में उड़ गया। सरिता चीख पड़ी। बूढ़ी औरत लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। उसके कंधे से खून बहने लगा। माँ जी! सरिता घबराकर चिल्लाई। हालांकि वह उसकी माँ नहीं थी, फिर भी उस पल उसके मुंह से यही निकला। दूर अंधेरे में किसी आदमी की परछाई दिखाई दी। उसके हाथ में बंदूक थी, लेकिन चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सरिता ने घायल बूढ़ी औरत को संभाला। उधर वह रहस्यमय बंदूकधारी धीरे-धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था और बूढ़ी औरत कांपती आवाज में केवल इतना कह पाई, अगर मैं मर गई तो याद रखना, तुम्हारे असली पिता इसी हवेली में हैं। यह सुनकर सरिता की दुनिया जैसे थम गई, क्योंकि इसका मतलब था कि उसका रिश्ता उस परिवार से कहीं ज्यादा गहरा था, जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। और अब उसके हाथ में पकड़ा वह ताबीज शायद पूरे रहस्य की सबसे बड़ी चाबी बनने वाला था। ढाई की आवाज के बाद पूरा खेत सन्नाटे में डूब गया। सरिता ने घायल बूढ़ी औरत को अपनी बाहों में संभाल लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। बंदूकधारी धीरे-धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वह थोड़ा करीब आया, टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। सरिता उसे देखकर स्तब्ध रह गई। वह कोई और नहीं, बल्कि मुनीम गोकुलदास था। उसके चेहरे पर वर्षों से छिपी क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। बहुत भाग ली तुम लोग, वह हंसते हुए बोला। अब यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। सरिता ने हिम्मत जुटाकर कहा। आखिर तुम चाहते क्या हो? गोकुलदास की आंखों में लालच चमक उठा। ठाकुर साहब की सारी संपत्ति, और फिर उसने वह सच बताया जिसने वर्षों पुरानी पहेली को सुलझा दिया। 25 साल पहले रघुवीर सिंह की एक बेटी हुई थी, आराध्या। पूरे परिवार की आंखों का तारा। लेकिन उसी समय गोकुलदास ने हवेली की संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसे पता था कि अगर आराध्या बड़ी होकर वारिस बनी तो उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक रात छोटी आराध्या को हवेली से गायब कर दिया गया। पूरे परिवार को बता दिया गया कि बच्ची नदी में बह गई और मर गई। रघुवीर सिंह और उनकी पत्नी मीरा टूट गए। लेकिन सच यह था कि आराध्या जीवित थी। उसे एक गरीब किसान दंपति के पास छोड़ दिया गया। वही किसान आगे चलकर सरिता के माता-पिता बने। मीरा को इस साजिश का शक हो गया था। उन्होंने सबूत इकट्ठे करने शुरू किए, लेकिन अचानक उनकी रहस्यमय मौत हो गई। गांव वालों को बताया गया कि यह एक दुर्घटना थी। असल में वह भी गोकुलदास की साजिश थी। यह सुनकर सरिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी असली मां वर्षों पहले सच की लड़ाई लड़ते हुए दुनिया छोड़ चुकी थी। तभी दूर से लोगों की आवाजें आने लगी। अजय, रघुवीर सिंह, हरिराम चाचा और कई ग्रामीण वहां पहुंच गए। गोकुलदास भागने लगा, लेकिन इस बार वह बच नहीं पाया। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उसी समय सरिता ने ताबीज खोला। उसके अंदर एक छोटी सी चाबी और एक कागज था। कागज में मीरा की लिखावट थी। उसमें पूरी साजिश का वर्णन था। सभी सबूत मौजूद थे।
गोकुलदास के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका अपराध सबके सामने आ चुका था। रघुवीर सिंह कांपते हाथों से वह पत्र पढ़ते रहे। फिर उनकी नजर सरिता पर पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बेटी। यह शब्द सुनते ही सरिता फूट फूट कर रो पड़ी। 25 वर्षों की दूरी, दर्द और बिछड़न उस एक पल में आंसुओं के रूप में बह निकली। रघुवीर सिंह ने उसे गले लगा लिया। अजय सब समझ चुका था। पहले तो वह स्तब्ध रह गया कि उसकी पत्नी ही उसकी खोई हुई बहन निकली। लेकिन फिर सच सामने आया। दरअसल अजय रघुवीर सिंह का जैविक पुत्र नहीं था। उसे बचपन में गोद लिया गया था, जिसकी जानकारी केवल कुछ लोगों को थी। इसी वजह से सरिता और अजय का विवाह किसी गलत रिश्ते में नहीं हुआ था। सभी ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद गोकुलदास को उसके अपराधों की सजा मिली। पूजा ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। वह लालच में आकर गोकुलदास का साथ दे रही थी। रघुवीर सिंह ने पहली बार सबके सामने कहा, जिसे हम गंवार बहू समझते रहे, वही इस घर की सबसे समझदार और बहादुर बेटी निकली। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। जिन लोगों ने कभी सरिता का मजाक उड़ाया था, वही लोग आज उसकी इज्जत कर रहे थे। लेकिन सरिता के दिल में घमंड नहीं था। उसने कहा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों, पढ़ाई या पैसे से नहीं होती। उसकी पहचान उसके कर्म और उसके दिल से होती है। कुछ महीनों बाद हवेली में एक बड़ा समारोह हुआ। रघुवीर सिंह ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गांव की लड़कियों की शिक्षा के लिए दान कर दिया। उस विद्यालय का नाम रखा गया मीरा कन्या विद्यालय। अपनी मां की याद में सरिता स्वयं वहां बच्चियों को प्रेरित करने जाती थी। वह उन्हें सिखाती थी कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, सच्चाई और हिम्मत कभी हारती नहीं। जिस लड़की को लोग गंवार बहू कहकर अपमानित करते थे, वही एक दिन पूरे गांव के सम्मान और प्रेरणा का कारण बन गई। और इस तरह सरिता का फैसला केवल उसके जीवन को नहीं, बल्कि पूरे गांव की सोच को बदल गया। शिक्षा किसी व्यक्ति को उसकी गरीबी, पढ़ाई या बाहरी रूप देखकर कभी कम नहीं आंकना चाहिए। सच्चा ज्ञान, साहस और ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होते हैं। जो सत्य के रास्ते पर चलता है, देर से ही सही, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है।